Hello everyone, my name is Anand Kumar and I will be discussing today reverse burden of proof. But before that, we will have a brief summary about the burden of proof. So the burden of proof is where a duty is casted upon you to prove certain facts. Now, when the duty will be casted upon you to prove certain facts, the situation is when you are asserting something or when you are alleging something against someone, then it is your duty to prove that why the statement which is made by you is right. It is very obvious and very a common sense thing. यदि आप कुछ कह रहे हैं, कुछ असर्ट कर रहे हैं, या तो अपने राइट को असर्ट कर रहे हैं या फिर किसी पर कोई आरोप लगा रहे हैं, कुछ एक्यूजेशंस कर रहे हैं, तो ये बात बहुत ही ऑब्वियस है कि आपको प्रूव करना होगा कि आपके वो राइट कैसे बनते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, या फिर आप किसी पे एक्यूजेशंस लगा रहे हैं तो यह आपको बताना होगा कि वो आप क्यों लगा रहे हैं और किस बात पर लगा रहे हैं. यू हैव टू एटलीस्ट से द सर्कमस्टांसेस how the things have started, and it is duty upon you. But in court proceedings, in cases, in legal cases which is in the proceeding, what happens, the burden of proof is upon the plaintiff in civil cases and upon the prosecution in criminal cases. तो जैसे सिविल केसेस में आप कोई भी बात असर्ट करेंगे तो if you have gone to the court with the case, then the duty is upon you. Similarly, in the criminal cases, the state or the prosecution has to prove the case. It is the initial burden of proof upon the prosecution to prove the case. अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि any person is innocent until proven guilty. जब तक उसके दोष सिद्ध नहीं हो जाते तब तक वह दोष मुक्त माना जाएगा. So this is the summarized form which you can see in the display, that the initial burden is upon the plaintiff in civil cases and upon the prosecution in criminal cases. The burden of proof determines which party must prove allegations or defense in a dispute. सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो ये बस ये फिक्स कर रहा है कि किस पार्टी को अब जो भी एलिगेशंस हैं और डिफेंसेस जो भी पुट किए गए हैं उसके रिगार्डिंग में किस पार्टी पे ये बर्डन है उसको प्रूव करने का. द बर्डन ऑफ प्रूफ कैन शिफ्ट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स. यह इनिशियली फिक्स्ड है कि जो भी केस लेकर गया है या फिर क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, बट इन द ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट्स फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन टू डिफेंस और प्लेंटिफ टू डिफेंडेंट. तो जो भी व्यक्ति फेल हो जाएगा अपने इस बर्डन को सेटिस्फाई करने में, दैट party will lose the case or the judgment will be passed against that party. अब लॉ क्या होता है कभी कभी कि जनरली ये तो नॉर्मल जनरल रूल है कि जो भी व्यक्ति कोई राइट अपने असर्ट कर रहा है उस व्यक्ति के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में बाय वे ऑफ एक्सेप्शंस और प्रिजम्पशन ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है किसी स्पेसिफिक पार्टी के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल सेक्शन 139 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसमें यह प्रिजम्पशन है कि जिस व्यक्ति के पास एक चेक है, वह जिसके पास उस चेक का पोजीशन है
माना जाएगा कि जिसने भी इशू किया है वह लीगली लायबल था अपने किसी डेट को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर उस पर कुछ लाइबिलिटी थी जिसको वो जिसको उसे सेट ऑफ करना था। तो यह सेक्शन 139 का प्रिजम्पशन तब रेज हो जाएगा जैसे ही कोई व्यक्ति किसी चेक का पोजीशन शो करता है, दैट इज ए वैलिड चेक, और बस इतना प्रूव करते ही यह प्रिजम्पशन रेज किया जाएगा कि उस व्यक्ति को जिसने भी इशू किया है उसकी कुछ लायबिलिटी रही होगी और इसीलिए उसने अपने डेट को सेटिस्फाई करने के लिए इशू किया है। उसी तरह और भी सर्कमस्टांसेस हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू दैट वी विल डिस्कस द on what basis this we see these presumptions and कैसे वो लॉफुल है, कैसे वैलिड है, या फिर इसके ओरिजिन को हम ट्रेस करें तो कहाँ से ये आते हैं। तो I think I have already discussed this, that there is a fundamental principle of civil and criminal jurisprudence that a person is innocent until proven guilty. This is a common law principle of criminal jurisprudence. साथ ही साथ आपने शायद ये भी सुना होगा, let 100 guilty be acquitted but one innocent should not be convicted. The proceedings should not be such that कि यदि कोई चीज़ें क्लियरली प्रूव ना हो जाए हो तो उस सिचुएशन में भी किसी को कॉन्विक्ट कर दिया जाए। यदि वो क्लियरली ना प्रूव हो रहा हो तब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोई किसी के क्राइम ना प्रूव हो जाए तब तक उसे कॉन्विक्ट नहीं करना है। नाउ वी विल रिलेट, देखते हैं कि ये जो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है इनका इस फंडामेंटल प्रिंसिपल से क्या रिलेशन है। तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यह है जनरल प्रिंसिपल। अब रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ में क्या होता है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रिजम्पशन के कारण। प्रिजम्पशन क्यों रेज किए जा रहे हैं? क्योंकि यदि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं वो इतने प्राइवेटली या फिर इतने सफाई से किए जा रहे हैं, यदि ये प्रिजम्पशंस ना रेज किए जाएं तो उनका कभी भी वो क्राइम्स कभी प्रूव ही नहीं किए जा पाएंगे। तो इसलिए इन प्रिजम्पशंस के हेल्प से ये बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे शिफ्ट किया जा रहा है कि अब आप प्रूव करो कि आपने यह क्राइम कैसे नहीं किया है। बट बिफोर raising this presumption, there is always a necessity or requirement to prove certain foundational facts. जैसा कि चेक के केस में आपको प्रूव करना होगा वह एक वैलिड चेक है, वह एक वैलिड पोजेसर है, और इतना प्रूव होते ही यह माना जाएगा कि वह कुछ डेट उसको पे करना है जिसने भी चेक इशू किया है। उसी तरह पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 29 और 30 में देखते हैं कि यह प्रिजम्पशन रेज किया है कि कोई भी पर्सन यदि उसके अगेंस्ट पॉक्सो एक्ट के अंदर 3, 5, 7, 9 के अंडर जो यदि कोई भी ट्रायल चल रहा है तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने, उस एलिज्ड एक्यूज ने वह क्राइम किया है। अब इसका रेबिटल कब हो सकता है? रेबिटल पे बाद में आते हैं, पहले यह है कि आपको फाउंडेशनल फैक्ट्स प्रूव करना होगा इस प्रिजम्पशन को रेज करने। वंस द फाउंडेशनल फैक्ट्स आर प्रूव्ड अंडर द पॉक्सो एक्ट, द onus to rebut those presumptions is now on the accused to prove that he did not had certain intention, he was not involved in that crime. So but to raise these presumptions, the prosecution has to prove beyond reasonable doubt certain foundational facts, which are the age,
and the commission of crime, certain crime, for which the accused is alleged. Once these foundational facts are proved, the presumption will be raised. Similarly, in other cases of corruption cases, narcotic cases, once the foundational facts are proved, the presumption is raised against the accused, and they have to now rebut the presumption. They have to prove that how they are now innocent, because of the presumption they are now guilty until proven innocent. So to prove their innocence, they have to bring the evidences. So, for example, in corruption cases, the accused must prove that their wealth was acquired through legitimate means after the prosecution shows wealth above known sources of income, as seen in some anti-corruption legislation. तो यदि ये बस प्रूफ हो जाए कि उनकी जो इनकम है अभी की, उनका जो जो भी आय है अभी, या फिर टोटल वेल्थ वॉट एवर ही एक्वायर्स और सी एक्वायर्स एज ऑफ नाउ इज बियॉन्ड हिज इनकम, बियॉन्ड हिज एक्वायर्ड इनकम, तो अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर है जिन पे ये चार्जेस चल रहे हैं करप्शन के, कि वो बताएं कि जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो कहाँ से आए हैं, उसके उनके सोर्सेस को वो डिस्क्लोज करें. Similarly, in the narcotics cases, if certain persons are found to be in possession of certain drug substances, then it is a burden upon them to prove that those acts are lawful. So this is the reverse burden of proof. I will summarize once again. The reverse burden of proof says that for certain specific offenses, because of the presumption raised against the alleged accused, the burden is shifted upon them to prove their innocence. They can prove their innocence by rebutting those presumptions and adducing evidences in their favor which rebuts those presumptions. So this is the reverse burden of proof. I hope you have liked it. That's all. Thank you.